नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है क्लास चल रहा है और यह मेरा दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग चौथा जो चैप्टर है संघात्मक शासन व्यवस्था उसको लेकर के मैं आया हूं। इसके पहले जो है मैं आपको बता दूं कि बीच का दो चैप्टर दूसरा और तीसरा जो है मैं छोड़ा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझको लगता है कि जो पहले इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोगों को पहले पढ़ा देने की ज़रूरत है। कुछ चैप्टर जो है वह मैं आपको कंबाइंड करके 2 या 3 चैप्टर को एक साथ ही पढ़ा दूंगा और उतना पढ़ाऊँगा कि जितना से आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि हम लोग पूर्व में भी डिस्कस किए हैं कि प्रत्येक चैप्टर को मैं आपको बताता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और किस प्रकार के प्रश्न बने हैं अभी तक इन चैप्टर से। तो उसी प्रकार हम लोग फिर से आज इसकी शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन हुआ घुमा के भी पूछेगा तो आप आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से और देखते हैं कि कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि प्रश्न के केवल आंसर को रट्टा नहीं मारना है, उसकी प्रकृति से समझना है कि यह प्रश्न पूछा गया है तो आगे जो है इस प्रकार के दूसरे भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहां आपको पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यहां पर आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि आप टोटल स्टेट और टोटल केंद्र शासित प्रदेश की आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने स्टेट हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी करेंट में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में यह पूछ दिया जाए कि कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इस तरह का कोई केंद्र शासित प्रदेश कभी नहीं रहा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भी इस तरह का नहीं रहा। केरल तो हम समझते हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से वह ज्यों का त्यों जहां है वहीं पर बसा हुआ है ना, दक्षिण में यह स्थित है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ पंजाब से अलग होकर के जब अलग हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था पंजाब का, उस समय इसको एक संघ शासित प्रदेश के रूप में बना करके इसको राजधानी भी पंजाब का बना दिया गया। चंडीगढ़ की भी राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये ऑप्शंस के बारे में कुछ और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन ऑप्शंस के बारे में जानकारी जुटाइए। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड कब बना है ना। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ कब बना, इसकी कुछ न कुछ जो है जानकारी आप एक्स्ट्रा जुटाएंगे ना तो आपको वह आगे और काम करेगा। तो जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यह जो है 2000 में यह बना था और 2000 में 3 स्टेट्स बने थे। कितने? 3 स्टेट्स बने थे। पहला तो था उत्तराखंड जिसको अभी हम बोल रहे हैं, उस समय उसका उत्तरांचल नाम हुआ करता था, याद रखिएगा उस समय उत्तरांचल, और यह 9 नवंबर को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है वह सबसे पहले जो है वह 1 नवंबर को बना था। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है वह हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि संघ सरकार का उदाहरण है। अब संघ सरकार का उदाहरण कौन है? 2021 में ही जो है यह प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए 2 क्वेश्चंस जो है आपका 2021 में इसी चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे जहां से 1-2 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, चाहे 1 नंबर आए, चाहे 2 नंबर आए या 4 नंबर आए, वो आना ही आना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी, आंसर तो यहाँ साफ दिख रहा है, रेड से मैं करके दिखा दिया हूँ आपको, इनमें से सभी है। लेकिन अमेरिका में जो है वह संघ किस प्रकार का है, कनाडा में जो है वह किस प्रकार का है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि सब जगह जो संघीय व्यवस्था है वह सब एक समान नहीं है बच्चों। संघ की व्यवस्था जो है, संघीय शासन व्यवस्था जो है वह 2 प्रकार की पूरे विश्व में प्रचलित है। एक को जो है हम लोग अमेरिकी मॉडल के नाम से जानते हैं, दूसरे को कनाडा के मॉडल से जानते हैं। और भारत में जो स्थापित संघीय व्यवस्था है वह आपका कनाडा के मॉडल जो है उसी पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ से एक चीज यह आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और किस प्रकार जो है संघीय शासन व्यवस्था या संघ का जो है निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है।
यहां से आपको चुनना है कि संघ की विशेषता नहीं कौन है वह बताना है। यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसकी विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन इसके विशेषता है, और लक्षण को भी जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण है जिसको देख करके आप कह सकते हैं कि वहाँ पर संघीय व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, तो लिखित संविधान जो है वह अनिवार्यता है संघीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इकहरी शासन व्यवस्था। तो इकहरी शासन व्यवस्था आप यह समझ लें कि संघीय शासन व्यवस्था के ठीक अपोजिट होती है इकहरी शासन व्यवस्था, जिसको एकात्मक शासन व्यवस्था भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग शक्तियों का विभाजन, तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। यहाँ पर जो है राज्य के में भी सरकार होती है और केंद्र के स्तर पर भी सरकार होती है। यहाँ पर दो स्तर पर कम से कम अनिवार्य रूप से जो है सरकारें कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायपालिका वह संघात्मक शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर जो है वह इकहरी शासन व्यवस्था है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके बुक के अंदर जो दी गई राष्ट्रों के नाम जो हैं वहीं से ऑप्शन बनते हैं, तो उसको याद कर लेने में ही आपकी भलाई है, वहीं से आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे। इसकी बात की भी मैं पूरी गारंटी देता हूं। बाहर से भी बन सकते हैं प्रश्न, लेकिन वहां से संभावना नहीं होती है, इसलिए क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि जो बुक में दी हुई है कम से कम बच्चा उसको जरूर समझे। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका क्या कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का अभी हम लोग पढ़े थे ना इसके बारे में कि अमेरिका, भारत, कनाडा तीनों जो है वह संघात्मक शासन व्यवस्था की उदाहरण है। तो यहां पर इसको तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन अब चीन में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो चीन में जो है वह साम्यवादी शासन व्यवस्था है। वहां पर एक दल की जो है वह बात मानी जाती है। ठीक है ना, वहां पर इस तरह की संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में भी जो है वह संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहां पर द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था है, वहां पर संघात्मक व्यवस्था नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, कुछ इसके अंतर्गत जो है वो कॉन्सेप्ट जो समझने क्या है, जैसे मुख्य जो चीज है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक कहने से क्या मतलब होता है, देखिए ऐसे भी जो है हम लोग जानते हैं कि संघ कहने का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ लोगों का ऐसा समूह, कुछ निश्चित उद्देश्य से जब कुछ लोग मिलते हैं तब जो है वह एक संघ का निर्माण होता है ना। ऐसे भी आम बोलचाल में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर भी जो है वह यही चीज है कि जब शासन का स्तर जो होता है एक ना होकर करके कई भागों में बटा हुआ होगा, एक संघ केंद्र के रूप में भी और उसकी इकाइयों के रूप में भी जब शासन बटी हुई होती है, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वह संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अंतर्गत कुछ राज्यों का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। यहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे अभी पूर्व में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन उदाहरण है। तो इसमें से ये जो उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बेल्जियम तथा स्पेन, तो इसमें से यह न देकर के कुछ एक इसमें घुसा देगा ब्रिटेन और कहेगा कि जो है कौन संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, तो आपको उसमें से ब्रिटेन अलग करना होगा। तो ये चीजें जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा यह कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जस्ट हालांकि हम इसकी चर्चा किए भी की है कि जब स्वतंत्र राष्ट्र जो है दो तरीके से बनते हैं। आइए जो है सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संघात्मक कहने का मतलब जो होता है, संघ कहने का मतलब अंग्रेजी में उसको फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? फेडरेशन उसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं। और यह फेडरेशन शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। यह प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द की चर्चा है या नहीं है। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कहा जाता है या राज्यों का संघ तो कहा जाता है, लेकिन वह राज्यों का संघ है। फेडरेशन जो उसका रूपांतरण है उस चीज की चर्चा नहीं है। तो यह भ्रम में नहीं पड़ना है कि है या नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स वहां पर कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है ना, फेडरेशन की बात वहां पर नहीं आता है। और यहां पर जो उसकी अंग्रेजी होती है वह फेडरेशन होती है। याद रखिएगा, इसका वर्णन जो है
संघ शब्द का वह हमारे संविधान में नहीं है। ये 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है बनता कैसे है, हम यह जान रहे हैं कि इसका संघ को जो है फेडरेशन के अंग्रेजी में बोला जाता है, और इसको हम लोग देखिए आगे देखते हैं कि यह फेडरेशन जो है वह लैटिन भाषा के फेउडस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फेउडस। यह पूछा भी जा सकता है कि फेडरेशन जो है वह उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यह लैटिन भाषा से है और वह फेउडस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संघ या समझौता। और इसके अंतर्गत 2 तरह के संघ होते हैं, 2 तरीके से संघ का निर्माण होता है। एक तो जो है वह बनता है एकीकरण के दृष्टिकोण से, जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है। पहला है एकीकरण की प्रणाली द्वारा और दूसरा है पृथक्करण की प्रणाली द्वारा। यानी कि एकीकरण की प्रणाली में क्या होता है कि एक होकर के जब निर्माण होता है संघ का, तो वह एकीकरण की विधि होती है, और पृथक्करण में जो होता है वह डिवाइडेशन कर करके चीजें बनती है। होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो है कई स्वतंत्र राष्ट्र जो है मिल करके एक मुद्दे पर आकर करके एक हो जाते हैं और एक फॉर्म में जब शासन करना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं यूनिटरी एकीकरण के दृष्टिकोण से गठित संघीय व्यवस्था। लेकिन जब कोई बड़ा स्टेट होता है, बड़ा देश जब होता है और उसके भाग कर करके छोटे छोटे इकाइयों में शासन व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वैसी व्यवस्था को पृथक्करण की प्रणाली के अंतर्गत संघीय व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। 2 तरह की संघीय व्यवस्था होती है, 2 तरह से संघीय शासन व्यवस्था स्थापित होती है, यह ध्यान रखेंगे। एक के अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्र जब एक हो करके शासन चलाने के लिए गठित होते हैं, तब जो है वह एकीकरण की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और यूएसए जो है बच्चों, वह इसी प्रकार के उदाहरण में आता है। वहां पर जो स्टेट्स हैं वह स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, यहां पर जो है वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं। उसके अंतर्गत जो होती है वह इससे जो है संघीय व्यवस्था से इसके स्टेट्स अलग नहीं हो सकते हैं, जबकि यहां पर जो संघीय व्यवस्था के जो स्टेट्स हैं वहां से अलग हो सकते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर ही समझिएगा आप आपको। यहां पर जो पहले से स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी सोवरेन है, ऑलरेडी सारे स्टेट जो है वहां पर सोवरेन है, लेकिन यहां पर जो है वह सारे स्टेट सोवरेन नहीं है। एक सोवरेन बड़ा सा भाग जो है उसका कई इकाई बांट दिया जाता है, कई राज्यों में उसकी सरकारें जब हो जाती है तब जो गठित होता है संघात्मक व्यवस्था, उसको पृथक्करण की व्यवस्था कहते हैं। और यह व्यवस्था जो है कनाडा ब्राजील में है। भारत भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि भारत का यहाँ पर उदाहरण इसलिए मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि भारत में कंप्लीट संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगर कोई पूछे कि क्या भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ भारत में कंप्लीट संघीय व्यवस्था है। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई पूछ दे कि हाँ संघात्मक है कि नहीं, तो है, लेकिन कहेगा कंप्लीट है क्या, तो नहीं, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट शासन व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। वह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण पाए जाते हैं। और यहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न बनेगा ना, आप खूब आसानी से आंसर दे देंगे, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका उदाहरण आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये 3 स्टेट्स इसी प्रकार के फेडरल स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे जो है हम लोग कुछ इसके लक्षण देख लें कि कैसी स्थिति होगी, तब हम कह सकते हैं कि सर वह संघात्मक व्यवस्था है वहां पे उस देश में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि दोहरी शासन व्यवस्था होगी, यानी कि 2 स्तर पे शासन व्यवस्था चलेगी। जैसे द्वैत शासन व्यवस्था की बात आती है ना, तो वहां पे एक केंद्र की शासन व्यवस्था होती है और एक इकाइयों में शासन व्यवस्था होती है। देखिए इकाइयों का मैं इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि आप समझे कि सर इकाई क्या होता है, इकाई के आप स्थानीय स्तर से बात कर रहे हैं, तो नहीं, इकाई कहने का मतलब यहां पर राज्यों से आप लेंगे, ठीक है ना। दूसरे जगहों में सब जगह राज्य नहीं बोला जाता है। दूसरे स्टेट में कहीं स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, जैसे यहां पर अगर हम बिहार में राज्य की बात करते हैं तो वहां पर कैंटोन के रूप से जाना जाता है, इसलिए उसको इकाई के नाम से बोला जाता है। सब जगह वह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर इकाई कहने का मतलब आप राज्य से उसको आकलन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं कि दोहरी शासन व्यवस्था होगी, यानी कि एक राज्य के स्तर पर शासन व्यवस्था
व्यवस्था चलेगी और एक केंद्र के स्तर पर शासन व्यवस्था चलेगी, पहले लक्षण। और दूसरा लक्षण यह है कि दोनों के जो क्षेत्र हैं वो अधिकार जो है, वह कार्य जो है, वह संविधान के अंतर्गत डिवाइड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कोई गवर्नमेंट कहे कि ये सर हमारे दे दीजिए, ये आप रख लीजिए, ऐसा नहीं है। यह शासन स्थापित करने से पहले ही जब संविधान हम लोग का बना था, उसी समय सारे चीजों का जो है वह निर्धारण हो गया था। ठीक है, सारे के जो है अपना अपना अधिकार क्षेत्र निर्धारित है। जैसे हम लोग जानते हैं कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है ना, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है अधिकार सबका फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका जो है वह न्यायपालिका के कार्य करने लगेगी, न्यायपालिका जो है विधायिका काम कार्य करने लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंस की भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं तो दूसरा जो बॉडी है वह आप पर लगाम लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में निरंकुश होकर के काम करने लगेंगे तो आप एक्सेप्टेबल होंगे, है ना। ऐसी व्यवस्था की हुई है हमारे यहाँ। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से बनाया गया है कि आप निरंकुश होकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब जो है वह सबसे ऊंचा अगर कोई है देश में तो वह संविधान होता है। संविधान ही जो है वह हमारे राइट्स की व्यवस्था करता है, गवर्नमेंट की राष्ट्र की व्यवस्था करता है, और उसी के आलोक में कोई गवर्नमेंट जो है वह अपने कार्यों का निर्धारण भी करती है। कोई भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर के आती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो वह उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उसी के आलोक में वह पॉलिसी निर्धारित करती है ना। जो हमारे भाग 4 में उसका जो है वह वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका उसके व्यवस्था में होगी, और न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष होगी तभी वहां पर जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकेगी, वहां पर जो है सारी चीजें प्रॉपर ढंग से कार्य भी कर पाएगी। अगर न्यायपालिका ही अगर बिक जाएगी तो फिर जो है किसी व्यक्ति का जो है वह न्याय की अपेक्षा जो होगी वह वहीं पर खत्म हो जाती है। उसका जो है निष्पक्ष होना आवश्यक होता है। वित्तीय स्वाधीनता के अंतर्गत जो है यह हम लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। उसके अंतर्गत जो टैक्स निर्धारित होता है या वित्तीय संबंधी कोई कार्य करने की आज़ादी होती है, वहाँ पर जो है योजना निर्धारित करने की उसकी आज़ादी होती है। जैसे केंद्र सरकार चाहे तो वह अपनी पॉलिसी लेकर के आ सकता है, वह राज्यों को भी अपनी सहायता दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, वह उसकी इच्छा और उसके शक्ति बल पर निर्भर करता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह बहुत सारी मदद करता ही करता है, क्योंकि आज जो हम लोग स्टेट देखते हैं वह लोक कल्याणकारी स्टेट के रूप में जाना जाता है। वह कल्याण करने के लिए जो है वह अपना कार्य करती है, और धीरे धीरे इसका विस्तार जो है जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पहले जो है स्टेट की कामना जो की जाती थी ना, वह सिर्फ सिक्योरिटी और शासन के लिए ही होता था, लेकिन अब जो है यह लोगों के जीवन में हर वह चीज के लिए जो है सुविधा लेकर के आता है जो लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या, कि जो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन के लिए वह संविधान संशोधन आवश्यक होता है। ऐसे नहीं कि जो है वह आसानी से उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। इसके अंतर्गत जो है कई सारे केसेस भी हैं, लेकिन वो आपको, मैंने समझता हूँ कि आपको ज़रूरी है जानना कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वे चीज़ जो शुरू से यहाँ पर हैं और जिसको स्थापित करने से लोगों का अधिकार में हनन होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत गिन सकते हैं। हालांकि इसकी डिफिनेशन जो है वह आपका कमिटी जो आई थी या सुप्रीम कोर्ट जो है वह भी इसका डिफिनेशन नहीं दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है, लेकिन यह टाइम टू टाइम जो है वह चेंज होते रहता है और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सप्लेन करती है कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका जो है इंटेग्रिटी है, जैसे आपका ये धर्मनिरपेक्षता है, ये सब जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स है। इसके अंतर्गत जो है चीज़ें नहीं बदलने की बात होती है। उसके बाद जो है हम लोग और क्या देखते हैं कि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान
सम्मान किया जाता है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना की एक बाध्यता यह भी है कि जो हमारा देश है वह विविधताओं से भरा हुआ है, और जब क्षेत्रीय आप विविधताओं का सम्मान नहीं करेंगे, क्षेत्रीय कल्चर्स को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर जो हम आज़ादी के बाद से एक अच्छे स्टेट के रूप में, लोकतांत्रिक स्टेट के रूप में पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं, वह शायद इस तरह की व्यवस्था नहीं बनी हुई होती। और इसके पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई what was the reason behind choosing फेडरल गवर्नमेंट? संघात्मक शासन व्यवस्था चुनने के पीछे जो है संविधान सभा की जो टीम कार्य कर रही थी, उसके पीछे क्या कारण था, है ना? तो यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो व्यवस्था है उसको हम ले करके चलें। सभी जो क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण की अगर हम लोग बात करें और नॉर्थ की बात करेंगे, तो दोनों के कल्चर, दोनों के भाषा, दोनों के जो है आपका बात विचार में आपको बहुत सारे अंतर मिलेगा। उसी प्रकार पूर्व और पश्चिम का तुलना करेंगे तो वहाँ का जो है कल्चर और पूर्व का कल्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें अंतर मिलेगी। तो सबको एक माला में पिरो कर रखने का काम जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चीज़ें सारी संचालित होती तो मैं नहीं समझता कि जो है वह निचला जो पायदान है वहाँ तक कोई मैसेज पहुँचता, वह व्यवस्था बीच में ही रुक जाती, या नीचे का जो स्तर था वह उसकी मांग जो है वह सेंट्रल तक पहुँच पाती। आज वह सही से नहीं पहुँच पाती है तो उस व्यवस्था में तो और मुश्किल होती। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख कर करके ही हमारे जो संविधान सभा थी, जो काफ़ी लंबे समय लेकर करके संविधान बनाई है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगा बनाने में, तो इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, कई सारी बैठकें हुई, और संविधान सभा के लोग दूसरे देशों में जाकर करके घूमे, वहाँ के संविधान को पढ़े, लिखे, समझे, और तब जो है इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया। कई उस पर आपका कन्वर्सेशंस जो है आपके पड़ा हुआ है कि कितने लोग बहस कर रहे हैं कि हाँ ये व्यवस्था क्यों चाहिए, ये व्यवस्था क्यों नहीं चाहिए। तो तब जाकर के ये व्यवस्था आई है, तो इसका पॉजिटिव कुछ रहा होगा उनके सामने, तभी यह व्यवस्था आई है। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और यह जो चीज़ें आ रही है अब भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल नहीं देखेंगे, यह जनरल बातें हो रही है। संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ भी होगी वह इस तरह की चीज़ें जो है वह लेकर के आती है। और थोड़ा आप अगर बेसिक ज़्यादा समझना चाहेंगे तो उसको आप भारत के साथ जोड़ेंगे तो और बहुत चीज़ें आपको अच्छी भी समझ में आएगी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने की बात मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है साहब? देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें दोहरी सरकार होती है, 2 स्तर पर सरकार होती है। तो सरकार जब उसका डिवाइडेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है शक्ति का, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि कई सारे जो है वह लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं यह क्या करेगा कि जो है वह राष्ट्र की तरफ जो है वह प्रेरित होगा कार्य करने के लिए, है ना? उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता मिलती है, और क्षेत्रीय स्वतंत्रता में हम लोग क्या जानते हैं कि जो है सारे जो इकाई है उसको अपने क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्य करने की आज़ादी होती है। ठीक है, वह उसके रिजीम में वह अपने निर्णय को खूब आसानी से संचालित कर सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि वह क्षेत्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य न करे कि जो है संघ की जो व्यवस्था है उसके उल्टे वह निर्णय लेना शुरू कर दे, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, जन जागरूकता भी इसके अंतर्गत आती है। जब बात जो है दूर दूर तक जाती है तो लोग कोई पॉलिसी बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, तो भिन्न भिन्न इकाइयाँ होती है, एक इकाई तो होती नहीं है किसी देश में। जैसे अगर हम लोग भारत का ही उदाहरण ले तो अभी 2808 इतने इकाइयां हैं, तो वहां पर जो है गवर्नमेंट कार्य करती है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है लोगों तक किसी पॉलिसी को पहुंचाने का लेकर करके या जो योजनाएं बनाई जाती है उसको संबंध में प्रचार किया जाता है, तो उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट होती है वह रिस्पॉन्सिबल होती है, अर्थात उत्तरदायी होती है। पहले की जो अन्य शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये अरस्तु जो है वह 6 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र किए थे, और
आज जो हम लोग जिस शासन व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां मैक्सिमम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है और जहां नहीं है वहां स्थापित करने की भी बात प्रयास लोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यह गवर्नमेंट जो होती है वह रिस्पॉन्सिबल होती है अपने वह हर कार्य के लिए जवाब देने के लिए कि हम यह कार्य किए हैं तो इस कारण से किए हैं और नहीं किए हैं तो इस कारण से नहीं किए हुए। हम लोग देखते हैं, अगर आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि एक ओपन सेशन चलता है, आपका जब सत्र चलता है उसमें अपोजिशन जो है क्वेश्चंस खड़ा करती है, गवर्नमेंट के सामने प्रश्न रखती है कि साहब आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं तो क्यों किए, ऐसा क्यों क्यों किए, है ना। तो ये प्रश्न जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आपका जो प्रतिनिधि सभा होती है जिसको निम्न सदन कहते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें बहुत आपको देखने में मिल सकती है। स्थानीय स्वशासन का विकास होता है, यानी कि जो है लोकल स्तर पर भी इस व्यवस्था से डेवलपमेंट होती है। क्योंकि आपका शक्तियों का डिवाइडेशन होता है तो लोगों को जो है सत्ता में आने का मौका मिलता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, देखिए ये चीजें जो है बहुत मैं पॉइंट वाइज करके लिख के आया हूं, इसको आप देख करके खुद भी जो है वह आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीजें हो सकती है। ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी कैसे है जी, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी इस चलते है कि यहां पर पॉलिसी लेकर करके जो है एक गवर्नमेंट नहीं आती है और जब छोटे छोटे स्तर पर पॉलिसी निर्धारित की जाती है तो उसके मॉनिटरिंग करने वाले लोग जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। जब किसी चीज को मॉनिटर एक व्यक्ति करेगा और किसी चीज को 100 व्यक्ति मॉनिटर करेगा तो वह आप स्वाभाविक समझ लीजिए कि वहां पर जो है ज्यादा अच्छे तरीके से वह कार्य होने की संभावना बढ़ेगी। और हम लोग स्थानीय स्तर की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत सारे जो है 29 सब्जेक्ट जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है वह स्थानीय सरकार को दी गई है, जिसके संबंध में वह अपनी पॉलिसी निर्धारित करता है, उस पर टैक्स निर्धारित करता है, उससे संबंधित निर्णय लेता है ना। तो ये आर्थिक दृष्टि कोण से भी जो है वह उपयोगी शासन व्यवस्था मानी जाती है ना। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इससे प्रतिष्ठा मिलती है और निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता का अभाव होता है। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो टिरोनी व्यवस्था हुआ करती थी, निरंकुश शासन जिसको कहते थे, या मोनार्की हुआ करती थी, राजशाही व्यवस्था जो हुआ करती थी, उसमें जो लोग हैं ना वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे पब्लिक के प्रति। आम जनता जो होती थी उसमें वह जवाबदेह नहीं होते थे कि साहब हम यह काम किए तो क्यों किए। चाहे आप ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ें नहीं होती थी शासकों में। लेकिन यह जो व्यवस्था है इसमें गवर्नमेंट जो है जवाबदेह होती है, वह अपनी निरंकुश नहीं हो सकती। माने निरंकुश कहने का मतलब उस पर कोई अंकुश ना होना, निरंकुश कहने का मतलब कि उस पर कोई अंकुश नहीं होना, इस तरह से वह कार्य नहीं कर सकते है। स्वेच्छाचारिता यानी कि अपनी मनमर्जी से काम करना, तो यह व्यवस्था आज के ज़माने में संभव नहीं है। कुशल प्रशासन, कुशल प्रशासन कहने का मतलब हुआ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह किसी भी सरकार का, चाहे वह संघात्मक शासन व्यवस्था हो, यूनिटरी गवर्नमेंट हो, कोई भी व्यवस्था आप देख लीजिए, अगर यह नहीं हो तो आपकी सारी व्यवस्था जो है वह चौपट हो जाएगी, वह सक्सेस नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वह सिर्फ पॉलिसी निर्माण करती है, इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वह कुशल प्रशासन पर भी निर्भर करता है। और यह व्यवस्था हम लोग भारत में अगर देखें तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस ये जो गठन होते हैं, जो बहाल होते हैं लोग, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहाल होते हैं, लेकिन वह राज्यों में कार्य करते हैं और केंद्र सरकार के प्रति वह जवाबदेह होते हैं। यानी कि वह जो अपने कार्य करते हैं ना वह कहीं ना कहीं वह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तो उसको अपने कार्यों में लगा सकती है। ठीक है, तो यह जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे जिले में जिलाधिकारी जो है इसका एक उदाहरण है ना। हम लोग आए दिन भी जो है किसी समस्या को होती है तो हम लोग जिलाधिकारी से जाकर के मिल सकते हैं या मिलते भी हैं, है ना। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है जिलाधिकारी 144 का प्रयोग कर करके कई तरह के निर्देश जारी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो है वह उस अमुक क्षेत्र के लेकर के वह जिम्मेवार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है। और जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसको इंप्लीमेंट कराने की पूरी जवाबदेही जो होती है वह इस प्रशासन की ही होती है। उसी पर जो है इसकी
सफलता भी निर्भर करती है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो होगी ही होगी, तभी जो है ये सारी चीजें होगी। ऐसा नहीं है कि अन्य शासन व्यवस्था में ये चीजें चलेगी। ठीक है, और लोकतंत्र तथा राजतंत्र दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। कुछ मामले में जो है हम लोग देखते हैं कि जो है वह एक व्यक्ति ही जो कह देता है वो चीजें हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन अगर हम बिहार का ही उदाहरण ले तो लोकतांत्रिक चीजें हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री कह देते हैं उस पर जो है आम सहमति बन ही जाती है। उसी प्रकार केंद्र में अगर हम लोग मोदी जी की बात करें तो वो जो निर्णय करते हैं लगभग उस पर मंत्रिमंडल की सहमति मिल ही जाती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग चलता है। मानवता के लिए यह उपयोगी है, यह जनरल सा चीज है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसको अंतर को समझ लें कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। जिसको पहले तो आप इसको अंग्रेजी जान लें कि एकात्मक शासन व्यवस्था को जो है सरकार को यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं और इसको जो है वह फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि फेडरल शब्द का जो है हमारे संविधान में उपयोग कहीं नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, यह ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है जी कि यहां पर जो है व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है। क्या होती है? व्यवस्थापिका जो है वह सर्वोच्च होती है, जबकि यहाँ पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में वह न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और संविधान सर्वोच्च होती है। ठीक है, दूसरी जो है अंतर क्या है जी, तो अधिक दक्ष तथा कम खर्चीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग कम होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल चीजें होती है, कम लोगों को पावर दिया गया है ना, और कम लोगों को प्रशिक्षित करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर जो है चूंकि इकाइयों में सरकार बट जाती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है पावर का, तो यहाँ पर वह खर्चीला भी हो जाता है और काम करने में देरी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद क्या और अंतर है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का रहना जो है वह आवश्यक नहीं है कि वह होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वह होगा। और यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब जो है वह बटेगा और यहाँ पर जो है वह सब आकर के सेंट्रल में जमा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक जो है अंतर थे। अब भारत की हम लोग बात करते हैं। अब जो है भारत पे आते हैं। क्या हम लोग ये सारी जो संघीय व्यवस्था के गुण हैं वह भारत में हैं? वह है भारत के ही, लेकिन आप अपने स्तर से भी चेक करिएगा कि यह चीजें है सर कि नहीं है। पहला हमने लिखा है द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध मतलब वही दोहरी स्तर की व्यवस्था, तो यह तो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं। लिखित संविधान भी है, हम लोग यह जानते हैं कि जो है हमारे के यहाँ संविधान बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित है ना। तो शक्तियों का विभाजन भी हमारे के यहाँ संविधान में किया गया है। और कैसे किया गया है? 3 सूचियों के माध्यम से, 3 स्तर पे कानून निर्माण कर करके, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर जो सरकारें चलती है वहाँ पर भी जो है वह एक लोकल लेवल के गवर्नमेंट कार्य करती है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि 3 स्तरों पर एक अंग होते हैं गवर्नमेंट के, एक कार्यपालिका होती है, एक व्यवस्थापिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। उस प्रकार फिर जो है हम लोग देखते हैं कि हाँ ये भी है चीज़ें। संविधान की सर्वोच्चता भी है, संविधान से ऊपर जो है हमारे के यहाँ कोई नहीं है, और जितनी भी व्यवस्था की गई है वह संविधान के अंतर्गत ही जो है हम लोग हवाला दे कर करके किसी से लड़ाई भी कर सकते हैं कि फलना हमको यह राइट कैसे नहीं दोगे। संविधान में यह निर्गत है कि हमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। अगर कोई कहता है कि आपको बोलने न देंगे, मुंह पर ताला लगा देंगे, तो मान जाइएगा आप? नहीं ना मानिएगा। कैसे नहीं मानिएगा? क्योंकि संविधान आपको वह अधिकार दिया है कि आपको बोलने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अगर कोई आपको बंद करता है तो आप कोर्ट के शरण में जाएंगे, कोर्ट आपको उस अमुक व्यक्ति को दंडित करेगा, है ना। तो ये व्यवस्था हमारे के यहाँ संविधान के अंतर्गत की गई है, और संविधान ही जो है किसी दुविधा की स्थिति में वह सॉल्यूशन करता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर संविधान की व्याख्या भी करनी होती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय ही जो है वह कर सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। कोई पॉलिटिशियन या कोई जो है मंत्री नहीं कर सकते हैं कि इसका मतलब यह होता है। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। कठोर संविधान हमारे क्या है? कुछ मामले में देखिए, एक निश्चित तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठोर ही है, क्योंकि हमारे के यहाँ संविधान जो है वह थोड़ा नम्र भी है और कठोर भी है। दोनों का यहाँ पर मिश्रण जो है मैं कहूँगा कठोर, पूरा कठोर नहीं है। उसमें दोनों तरीके से जो है वह एक साधारण बहुमत से भी संशोधन उसमें होता है और विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है उसमें संशोधन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद
बाद स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, द्विसंसदीय व्यवस्था जो है हमारे के यहाँ है, 2 तरह की सदन है, चाहे वह केंद्र स्तर की बात करें, लोकसभा राज्यसभा की बात करें, या अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें तो वहाँ पर हम लोग विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं हुआ करती हैं, लेकिन ये 2 तरह के सदन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए शक्तियों का विभाजन करके मैं एक चित्र के जरिए भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे जो है वह शक्तियों का डिवाइडेशन हुआ है। केंद्र स्तर की जो है संसद है और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट का जो है विधानमंडल का चित्र है, और पंचायती स्तर का जो है वह एक आपको चित्र के माध्यम से 3 लेवल पे जो है वह शक्ति का डिवाइडेशन हो रहा है, उसकी चर्चा की गई है। कुछ यहाँ पर देखिए, इसको आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न बनता है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फैक्चुअल जो है वह याद रखेंगे कि अभी भी इसमें 97 ही विषय हैं, और जब हमारा संविधान बना था उस समय भी इसमें 97 ही विषय था, यानी कि इसमें न कुछ कमा है, न कुछ बढ़ा है, न कुछ ऐड हुआ है, न उससे जो है सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है राज्य सूची में जब बना था हमारा संविधान तो उस समय बच्चों 66 विषय थे, और अभी जो है इसमें 61 विषय रह गए हैं। तो 5 विषय कहाँ गया जी? तो 5 विषय जो यहाँ का था यह उठा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। और यह पहले हुआ करता था 47, वो जुड़ के हो गया अब 52। 27 और 5 52 होता है, 47 और 5 52, तो यह 47 से बढ़ करके 52 हो गया। अब देखिए कुछ आपके मुख्य जो मैं यहाँ जो बहुत आवश्यक जो सब्जेक्ट हैं जो आपको ऑप्शन दे देगा, एक में वित्त, रक्षा और जनगणना, इधर से घुसा देगा आपको पुलिस। अब पूछेगा कि इसमें से राज्य सरकार का विषय कौन है, तब जब आपको याद नहीं रहेगा तो फिर भ्रम में पड़ जाएंगे। तो जो चीज़ें दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा। और यह सिर्फ मैट्रिक एग्जामिनेशन में नहीं, यह आपको आगे के कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। यह शिक्षा जो चीज़ है ना, यह तो इतना बार प्रश्न आया होगा कंपटीशन में कि कहिए मत कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है। अब बच्चे जो है इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो यह समवर्ती सूची का है, और ये ऊपर से जो 5 जो चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यह पहले इसमें हुआ करते थे, और यही 5 जो है यहाँ पर ऐड कर दिए गए। कब? बताइएगा हमको कमेंट करके, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। अब देखते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें कैसे एकात्मक गुण भी पाया जाता है। इसी कारण से जो है वह कंप्लीट संघ भारत को नहीं कहा जाता है ना। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। वो कैसे है? देखिए, सशक्त केंद्र है, यानी कि केंद्र जो है वह राज्यों से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका कारण क्या है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जहाँ पर राज्य कुछ कार्य नहीं कर सकता, जैसे नए कानून बनाना हो, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसका किसी सूची में वर्णन नहीं हो, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र को होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यह जो है ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद क्या देखते हैं कि राज्य अनस्वर नहीं है, यानी कि जो है उसका नाश हो सकता है, वह उसमें विखंडन हो सकता है, वह बंटवारा हो सकता है। और हम लोग इसके लिए जो है आगे देखेंगे स्लाइड्स के माध्यम से भी कि जो है किस प्रकार राज्यों का जो है वह निर्माण हुआ। 47 के बाद किस प्रकार राज्यों के नामों में परिवर्तन आया, किस प्रकार उसके नंबर में परिवर्तन आया, वो भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एकल संविधान है, यानी कि एक संविधान जो है वह पूरे भारत में वह चलता है। ऐसा नहीं है कि जो है बिहार में भी है अलग संविधान और महाराष्ट्र का अलग संविधान है, लेकिन यूएसए में जो है बच्चों याद रखिएगा कि प्रत्येक राष्ट्र का अलग अलग संविधान भी है, ठीक है। उसके बाद जो है संविधान का लचीलापन है। मैं बताया था अभी पहले जस्ट भी कि पूरी तरह यह कठोर नहीं है, कुछ नम्यता भी है इसमें, कुछ आसानी से भी संशोधन हो सकते हैं, साधारण बहुमत से भी संशोधन होते हैं, और कुछ के लिए जो है वह विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का भी उस पर निर्णय लिया जाना होता है, ठीक है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में वह सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व संसद भवन में नहीं पहुंचते हैं। और उसका कारण क्या है कि हमारे के यहाँ जो यह व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था राज्यों की जनसंख्या के आधार पर की गई है। जैसे हम लोग अगर बात करें यूएसए के, तो यूएसए में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो है वह राज्यों को नहीं मिला है कि आप इतना मेंबर भेजिए,
वहाँ पे प्रत्येक राज्य को 2 मेंबर जो है वह भेजने का अधिकार है। चाहे राज्य की जनसंख्या छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, वह 2 सदस्य अपना भेज सकता है। और यहाँ पर जो है जनसंख्या के आधार पर है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है वह मेंबर भेजता है संसद में, और जबकि अगर पूर्वोत्तर भारत की करें तो वहाँ पर 1 या कभी कभी 1 भी 2 भी शून्य भी हो जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर है। अब आपातकालीन उपबंध में हम लोग क्या देखते हैं कि आपातकालीन उपबंध के समय जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वह यूनिटरी कैसे बदल जाती है। देखिए 3 तरह के आपात उपबंध की चर्चा जो है हमारे संविधान में की गई है, और 3 जो उपबंध हैं वह अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। और 352 के अंतर्गत जो है जब कोई युद्ध की स्थिति होती है या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपात लगता है तो वह जो है वह 352 के अंतर्गत लगती है। ठीक है, या राष्ट्रपति के क्लास में जो है हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार 356 का जो लगता है तो वह 356 जब किसी राज्य में शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चलती है, वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, और राज्यपाल जब यह व्यवस्था जो है राष्ट्रपति को सूचित करते हैं कि यह अमुक राष्ट्र की व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन लोग बोलते रहते हैं। और तीसरा जो है वह अनुच्छेद 360 के तहत जो लगता है वित्तीय आपात, वह अभी तक हमारे के यहाँ नहीं लगा है, वह नहीं लगे ज़्यादा अच्छा है। एकल नागरिकता जो है हमारे के यहाँ है। एकल नागरिकता कहने का मतलब क्या है कि एक नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि हम भारत के भी नागरिक हैं और किसी राज्य के भी नागरिक हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहारी कह सकते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहारी हो सकते हैं, लेकिन बिहारी हमारी नागरिकता जो है वह नहीं होगी। जब भी कहीं आपको लिखना रहेगा नागरिकता किसकी है तो हम भारतीय लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें यूएसए की तो वहां पर फिर से दोहरी नागरिकता होती है, एक स्टेट की भी होती है और एक सेंट्रल की भी होती है। ठीक है, उसी प्रकार एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका जो है एक ही है, उसका अलग अलग ब्रांच बने हुए हैं भले, लेकिन जो जितना भी गाइडेंस जो होता है वह सेंट्रल पे स्थित जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसी से वह सारी चीजें चलती है। अब अखिल भारतीय सेवाएं हम लोग इसके पूर्व में भी चर्चा किए थे कि यहाँ से जो पदाधिकारी बहाल होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा बहाल होते हैं, लेकिन वह राज्यों में भी कार्य करते हैं। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वह सेंट्रल क्या जो है वह मजबूत पक्ष होता हुआ दिख रहा है, और एकात्मक व्यवस्था जो है वह होती दिख रही है। एक जो है यह व्यवस्था एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जिसके में हम लोग कैग को पढ़ते हैं, जिसको फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 148 से 151 यह व्यवस्था करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जो किसी भी सरकारी संस्थान के वित्तीय व्यवस्था को चेक कर सकता है, और यह बहुत सारे घोटालाओं को भी जो है वह उजागर करने में सक्षम रहा है। ठीक है, तो यह बहुत खास पदाधिकारी हैं। इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान इनका जो है ओहदा होता है, और अभी प्रेजेंट में है जो है इस पद पे गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि राष्ट्र सूची पर भी जो है संसद कानून बना सकता है। तो भाई संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि हर चीज़ में जो है वह सेंट्रल का हस्तक्षेप भी देख रहे हैं। यही कारण है कि हमारे के यहाँ संघीय व्यवस्था जो है कंप्लीट नहीं है, संघीय व्यवस्था है और यूनिटरी भी चीजें होती दिख रही है। इसी कारण हमारे के यहाँ अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, यानी कि राज्य सूची पर भी जो है संघ कानून बना सकता है। कैसे बनाता है जी? देखिए, एक तो जो है वह राज्यसभा, जो राज्यों की सभा है, याद रखिएगा राज्यसभा जो है वह राज्य से वहां पर मेंबर रहते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह कह दे कि राज्य का यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर संसद कानून बनाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से यह निवेदन करे कि सर आप जो है इस विषय पर कानून बनाइए, तब भी वह कानून बना सकती है। ठीक है,
तीसरी चीज जो है, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई विधेयक विधानसभा में पेश होता है बनने के लिए, तो राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का कह करके उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति के पास जो है वह ट्रांसफर कर देता है। उस स्थिति में भी जो है वह केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकता है। वहां पर जब तक उसकी सहमति मिलेगी नहीं तब तक उस पर कानून नहीं बनता है। तो ये कुछ चीजें जो है वह देखिए, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी भी है। जो हम लोग निर्वाचन होता है, चाहे वह विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, एक ही जो है निर्वाचन आयोग है। हालांकि राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होते हैं, लेकिन वह विधानसभा के लिए नहीं कार्य करते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसके लिए वह कार्य करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर केंद्र का जो है वह मजबूत पक्ष दिखता है। यूनिटरी गवर्नमेंट का भी लक्षण हमारे के यहाँ मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे मुद्दे की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते रहता है कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वह कैसे कैसे होते रहा है। पहले आप जो है यह चित्र देख लें, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके बुक में यह चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक में आप जो चित्र देख रहे होंगे अपने बुक में 1975 का एक चित्र दिया गया है और एक जो है वह करंट का चित्र दिया हुआ है। हालांकि यह करंट आज का नहीं मानिएगा, यह बुक जब छपी थी उस समय का चित्र इसमें है। आप अगर गौर करिएगा तो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो है डिवाइडेशन आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये इसके लिए जो है आप इस चित्र की तरफ आए जो अभी करंट का है। इस चित्र को में देखिए, यहाँ लद्दाख, यहाँ जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस चित्र को लाने के पीछे कारण क्या है, क्यों मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट रही है वह राज्यों के नाम से लेकर के उसके क्षेत्रों में भी परिवर्तन कई बार कर चुकी है। और यह व्यवस्था कैसे शुरू हुई, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कई तरह की समस्याएं उसके सामने मुंह जोए हुए खड़ी थी। ठीक है ना, और क्षेत्रवाद के लेकर करके, अलगाववाद के लेकर करके बहुत सारे मांग होने शुरू हो गए और भाषा के नाम पर जो है अलग अलग स्टेट बनाने की बात की जाने लगी। और हम लोग एक केस यहाँ पर वर्णन मैं जरूर करना चाहूँगा आंध्र प्रदेश का, जहाँ पोट्टी श्रीरामल्लू जो थे एक नेता हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, और 56 दिन की भूख हड़ताल पर जब वो बैठ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है तब भी गठन नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है दंगे फसाद होना शुरू हो देते हैं। और तब जो है केंद्र सरकार को जो है बाध्य होकर के पहले स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश को गठन करना पड़ता है, जो भाषा के आधार पर गठित होता है। उसके पहले जो है आपका एक धर कमीशन आता है जो मना कर देता है कि नहीं, भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेबीवीपी समिति आती है, वो भी मना कर देती है। उसके बाद जो है फजल अली कमेटी आती है, वह भी मना करती है, लेकिन वह कहती है कि ठीक है आप गठन करिए, लेकिन बहुसंख्यक जो भाषा भाषी हैं उस पर गठन करिए, लेकिन जो छोटे भाषा भाषी के लोग हैं वह भी वहाँ पर खूब स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से उसको जो है हटाने का प्रोविजन किया जाएगा। तो कैसे कैसे जो है चीज़ें जो है वह चलती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, गौर करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको कुछ स्टेट और यहाँ पर कुछ स्टेट्स का जो है अलग अलग मिलेगा। यहाँ देखिए आपको पूरा जो है केवल आसाम नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो है पूरा आपको 7 जो है 7 सिस्टर्स के रूप में जो जानी जाती है राज्य, वो उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका गुजरात और राजस्थान जो है अलग अलग नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है चीज़ें दिख रहा है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी जो है अलग अलग नहीं है। बिहार यहाँ पर देखिए एक साथ है, यहाँ पर जो है अलग अलग है। मध्य प्रदेश का भी जो है डिवाइडेशन देखिए यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यह 56 का चित्र लगा हुआ है। ठीक है, और यह करंट का चित्र लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी चीज़ें आपको जो है दिख जाएगी, ये आपके बुक से ही लिया हुआ है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो व्यवस्था 1947 में थी आज वह नंबर नहीं है। जब फजल अली कमेटी आती है बच्चों, तो वह कहती है कि जो है राज्यों का पुनर्गठन करने की जो सिफारिश करती है कि किस प्रकार, पहले जो आप जान लीजिए जब कमेटी नहीं आई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं आया था, तो उस समय जो राज्य हुआ करते थे वह 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। ABCD के नाम से जाना जाता था, A, B, C और D, 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। लेकिन जब फजल अली कमेटी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तब यह व्यवस्था जो है वह समाप्त हो जाती है और
अभी जो वर्तमान आप राज्यों का स्वरूप देख रहे हैं उसी आलोक में चीज़ें कार्य करती है। और जब पहला बार जब कमेटी की रिपोर्ट आती है उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं पहले बार। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर वह सारी चीज़ें जो है लिखी हुई भी है, वह मैं पूर्व में ही आपको वर्णन कर दिया हूँ। यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए स्पेशल आपका कलेक्शन बनाया हूँ जो आपके परीक्षा से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन राज्य का गठन कब हुआ था, किससे कौन अलग हुआ है। तो कुछ आप देख लीजिए कि 60 में जो है वह बम्बई जो है, बम्बई, मुंबई भी नहीं, बम्बई प्रांत जो हुआ करता था उसका बट कर करके गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में वह बनता है। फिर 61 में जो है हम लोग गोवा जानते हैं, जो दमन और द्वीप पुर्तगालियों से मुक्त कराया जाता है, वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फिर 1963 में जो है वह नागालैंड एक राज्य के रूप में बनता है। और 1969 में जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था उसको तमिलनाडु के रूप में चेंज कर दिया जाता है ना। ठीक है, उसी प्रकार 1966 में जो है, हालांकि यहाँ पर पहले इसको ऊपर आना चाहिए था, तो 66 में जो है वह पंजाब का डिवाइडेशन होता है, वहाँ पर पंजाब और हरियाणा बनते हैं। और फिर वहीं पर जो है चंडीगढ़ को जो है राजधानी बना करके उसको संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, 71 में फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि बनता है। और फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघीय प्रदेश के रूप में भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, 73 में मैसूर जो है उसका नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया जाता है। और 75 में सिक्किम जो है वह बनता है। और यह प्रश्न जो है बच्चों पहले इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता था कि सिक्किम जो है कब बना और 22वां राज्य जो है वह कौन था, 22वें राज्य के रूप में भारत में कौन शामिल हुआ। पता नहीं एग्जामिनर को क्या इससे लगाव था कि इतना प्रश्न बनता था, इसे कहिए मत। हालांकि अब जो है इससे प्रश्न कम आ रहे हैं परीक्षाओं में, लेकिन अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। गोवा जो है, गोवा से संबंधित भी प्रश्न आते रहता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो देखिए यहाँ 61 में इसको केंद्र शासित बनाया गया और 87 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और हम लोग यह जानते हैं कि 2000 में 3 नए राज्यों का जो है उदय होता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है जो 1 नवंबर को बनता है। फिर जो है आपका उत्तरांचल बनता है 9 नवंबर को, जो उत्तर प्रदेश से अलग होता है। और इसका बाद में अभी नाम जो है उत्तरांचल नहीं है, याद रखिएगा, उत्तराखंड इसको बोलते हैं। ठीक है ना। और झारखंड जो है वह 15 नवंबर को, यह प्रीवियस क्वेश्चन से आया हुआ है कि इसका गठन कब किया गया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और 2014 में 2 जून को तेलंगाना बनता है और 2019 को 31 अक्टूबर को आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ये पूरी जो है आपकी स्टेट्स का बनने का ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको एक स्लाइड में बताया हूँ, इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत आपको आसानी होगी। अब थोड़ा सा एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में ये आपका प्रश्न आया हुआ है। आगे मैं दिखाऊंगा, यह प्रश्न आया हुआ है 2 वर्षों में आया हुआ, एक नहीं 2 वर्षों में आया हुआ है। तो देखिए हमारे के यहाँ जो भाषा की नीति रही है, राजभाषा के रूप में तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी को दर्जा प्राप्त है, लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा और वह अनिवार्य नहीं है, सब जगह जो है इसकी बाध्यता नहीं है कि आपको हिंदी बोलना है या हिंदी लिखना है, इस तरह की बाध्यता नहीं है। इसके अलावे भी जो है वह 21 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान में हमारे के यहाँ 7वीं अनुसूची यह व्यवस्था करती है कि 22 तरह की भाषाएं हैं। तो ये भाषाओं को बोलने के लिए पूरे देश में स्वतंत्रता किसी को प्राप्त है। इसमें आप कोई भी, और इवन आप जो है इससे जो 22 भाषाएं हैं उसमें आप सिविल सेवा की परीक्षा तक भी दे सकते हैं, यह भी जान लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है वह सरकारी कामकाज की भाषा बनी हुई है। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है हिंदी में ही लिखें। और क्यों ऐसा किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है कि एक हमारे के यहाँ जो व्यवस्था है, विविधता है, बहुत तरह की भाषा बोली जाती है ना। कहा जाता है कि 114
से अधिक भाषाएं जो हैं वह लाइन में लगी हुई है कि सर हमको जो है वह 7वीं अनुसूची में हमको दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो यह इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक तरह की व्यवस्था अगर कर दी जाती तो कहीं ना कहीं जो है वह झगड़ा झंझट का वह कारण बन जाएगा। और यही कारण देखिए श्रीलंका में भी बनी है एक, कि वहाँ पर सिंहली विशेष बहुल भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसको राष्ट्र भाषा के रूप में स्पेशलाइजेशन वहाँ पर दिया गया है। तो जो वहाँ पर तमिल जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं, यही कारण है। और भी कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कारण है। तो वहाँ पर लिट्टे नाम का एक जो है वह लिबरेशन फ्रंट जो है वह गर्म कार्य करता है, सशस्त्र विद्रोह वगैरह कर रहा है वहाँ पर, उसका उदय होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। और हम लोग के यहाँ ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई है ताकि सबको जो है अवसर समान रूप से मिलता रहे, वह अपना डेवलपमेंट अपनी भाषा के अनुसार जो है अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अब हम पहुँच रहे हैं कक्षा के लास्ट की ओर और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के संबंध किस प्रकार के रहे हैं। ठीक है ना, तो इस संबंध में आप एक कमीशन का प्रश्न आते रहता है परीक्षाओं में बराबर कि सरकारिया कमीशन जो है किससे संबंधित रहा है। बहुत बार, एक नहीं कई परीक्षाओं में मैं इस प्रश्न को देखा हूं, मैट्रिक ही नहीं आपके कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आते रहता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, या केंद्र राज्य पर जो है गठित कौन सी कमेटी आई है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा सरकारी आयोग, धीरे से टिक लगा देना है। ठीक है ना, तो वह जो है 1973 में जब कमेटी आती है तो वह केंद्र और राज्यों को बेहतर संबंध करने के लिए वह कई सारे सुझाव देती है। और 3 प्रकार के जो है संबंध जो हैं हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसमें विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय 3 संबंधों की चर्चा करेंगे। और ये 3 संबंधों से हम यह जान पाएंगे कि किस प्रकार के संबंध केंद्र और राज्यों के हैं। और यह सारी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संघीय जो कानून होता है वह सब जगह जो है मान्य होता है, चाहे वह किसी भी सरकार में हो। वह जो केंद्र का कानून होता है, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। पहला चीज़ वह मानने के लिए बात होता है। कोई भी जो है स्टेट का गवर्नमेंट जो है वह केंद्र के लॉ के अगेंस्ट में कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, ये संविधान में चीज़ें वर्णित है। अवशिष्ट शक्तियां मैं पहले भी बताया था कि वैसे चीज़ें जिसका तीनों सूचियों में से कहीं वर्णन नहीं किया गया है। जब संविधान हमारा बना था तो बना था, आपको बने हुए हो गया ना 50 साल 70 साल लगभग हो गया, 70 साल के आसपास हो गया। तो उस समय जो है बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो आज आ गए हैं, उसमें नहीं हुआ करते थे, जैसे साइबर क्राइम हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, है ना, बहुत से ऐसे विषय डेवलप हो रहे हैं। तो वो विषय पर कौन कानून बनाएगा? तो वो सारे विषय जो किसी सूची में वर्णित नहीं है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर हम लोग यह भी चर्चा कर चुके हैं कि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यह भी हम लोग देखे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा हम लोग हालांकि बहुत सारी चीज़ों का इसमें हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति शासन में जो है वह कानून निर्माण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर कहे, निवेदन करे कि सर आप इस पे कानून बनाइए, तो वह केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक चीज़ जो है यहाँ पर न्यू है कि वह संधि समझौता या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना समझौता करती है, चाहे वह किसी राज्य में ही वह कार्रवाई क्यों न पड़े, तो वह बिना राज्य सरकार के निर्णय से भी वह वहाँ पर कार्य कर सकती है। चूँकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेंट करी है, अपना वह पक्ष रखी है, साइन करी है, तो उसका दायित्व बनता है कि उस अमुक राज्य में भी वह कार्य करे। ठीक है, कुछ मामलों में जो है राष्ट्रपति वगैरह की स्वीकृति होती है, वह विधायी संबंधित, वह उसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। प्रशासकीय संबंध में भी देखिए, मोटा मोटी मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या है। मुख्य रूप से इसमें यह लिखा हुआ है कि जो भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने की जो है वह राज्य सरकार, उसमें बाधा नहीं बनेगा, पहली चीज। और इन सब कार्यों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जो बहाल होते हैं लोग, IAS, IPS, IPS, IFS, ये सारे जो हैं उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चलती है, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, उसको पालन कराने की जिम्मेवारी जो है वह उसको पालन
पालन कराने के लिए वह कुछ व्यवस्था प्रशासकीय स्तर पर भी कर सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जैसे रेल का उदाहरण हम ले लें तो रेल की व्यवस्था जो चल रही है तो रेल से संबंधित जो है वह कुछ नियम अपना बना सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए राज्य सरकार पे वह निर्देश दे सकता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे अब आपका जो यूटीज होती है वहाँ पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, उसी के दिशा निर्देश से जो है वहाँ पर प्रशासक जो है वह कार्य करते हैं। हालांकि दिल्ली एक ऐसा संशासित प्रदेश है जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ की विधानसभा खुद कार्य करती है। ठीक है, अब वित्तीय संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय संबंध में भी हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, लेकिन वह टैक्स जो है वसूल करके राज्य सरकार को पैसा दे देती है कि भैया तुम लोग खर्च करो। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो राज्य सरकार वसूल करती है और राज्य सरकार वह अपने यूज के लिए ही रख लेती है। केंद्र सरकार की होती है लेकिन वह खुद वसूल करती है और राज्य को भी दे देती है। कुछ ऐसी सहायता होती है जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह चाहती है कि स्टेट्स को किसी को दिया जाए तो वह खुद भी व्यवस्था कर करके दे भी सकती है। कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसको केंद्र सरकार ले करके आती है तो उसमें फंडिंग करने की जिम्मेवारी जो है उसकी होती है ना। तो ये सारे चीज़ें जो हैं स्पेशल राज्य का दर्जा जब किसी स्टेट को मिलता है तो वहाँ पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से विशेष रियायत मिलती है। ये सब व्यवस्था जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए करते रहती है। तो इस तरह से हम लोग जो है इनका संबंध जो है बेहतर बनाने के लिए जो सरकारिया कमीशन आया था वह सुझाव देता है। ठीक है, ये इसमें और चैप्टर पढ़ना है, एक पॉइंट पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग जो आगे जो क्लास है उसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन जो है वह नगर पालिका से संबंधित है, उसके शहरी जो स्थानीय स्तर के चुनाव है उससे संबंधित है, और यह राष्ट्रीय एकता में सहायक है। इसका विस्तार से जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट वह पंचायती राज से संबंधित है, उसमें हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए कुछ जो है प्रश्न आपका आया हुआ है, जैसे संघीय शासन की विशेषता खूब आसानी से आप लिख देंगे। देखिए 3 साल में आया हुआ है, 21 में, 19 में, 11 में। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न रहा है संघ राज का अर्थ बताइए। तो संघ की व्यवस्था जो है वह किस प्रकार कार्य करती है हम आपको बता दिए हैं। यहाँ से आप चीजें सारी लिखी हुई है, आप खुद भी पढ़ कर समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना आपको बताया हूं उतने ही से आपका काम चल जाएगा, खूब आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाषा नीति जो संबंधित है, मैं बताया था आपको कि 2 बार प्रश्न आया हुआ है, 2012 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। कुछ जो है पॉइंट जो होते हैं उसको हाईलाइट करके लिखने की जरूरत होती है। परीक्षा में आप मार्कर या हाईलाइटर जरूर लेके जाएंगे जिससे आप हाईलाइट कर सकें, स्केच पेन लेके जरूर जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहे उसको अंडरलाइन कर दीजिए या उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे जो चीज़ें थी उसको मैं दिखाना चाह रहा हूं एग्जामिनर को, वो चीजें हाईलाइट कर दिया हूं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लिख लेंगे, ये मैं चीजें आपको चर्चा कर दिया हूं। उसके अलावे जो है कुछ गृह कार्य के रूप में मैं प्रश्न दिया हूं, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो अभी तक नहीं आया है। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों की विवेचना करने के लिए पूछा जा सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है यह पूछा जा सकता है। फिर जो है आपका भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी चर्चा मैं किया हूं, वह भी आपसे पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग के संबंधित जो अभी 3 तरह के संबंधों की हम लोग बात किए वह भी प्रश्न बन सकता है। तो ये सारे प्रश्न आप खुद कर करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, ताकि आप अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा में शामिल हो सकें और अच्छा से अच्छा कर सकें। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि क्यूज जो सोशल साइंस का कुछ दिनों से बंद था वह आज से कंटिन्यूअस फिर से शुरू हो रहा है। उसमें आप लोग शामिल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर आप लोग मैसेज करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।